चलिए, आज का टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। ठीक है ना। लास्ट डे हम लोगों ने बहुत सारे इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में देखा। ठीक है। अब इम्यूनिटी क्या होता है? आपने इस वर्ड को अभी 1-2 सालों में काफी सुना होगा। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, ये सब जब कोरोना पेंडेमिक आया था तो बहुत टर्म में था ये सारा वर्ड्स, राइट? हाँ, तो होता क्या है ये इम्यूनिटी? ठीक है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। सब कोई बीमार तो कभी ना कभी पड़े ही होंगे। हाँ, कभी ना कभी तो बीमार पड़े होंगे ना। कई बार दवाई खाने की जरूरत पड़ी होगी और कई बार ऐसा हुआ होगा कि बिना दवा खाए भी ठीक हो गए। ऐसा हुआ? अगर हम लोग बीमार पड़े तो इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में ऐसा हुआ जो अनयूजुअल था, नॉर्मल नहीं था। या तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया होगा या फिर कोई और बात रही होगी, लेकिन कुछ तो हुआ होगा और फिर बिना दवाइयों के भी हम लोग ठीक हो गए। ऐसा हुआ होगा, कभी तो आपने फील किया होगा ना। तो इसका मतलब क्या कि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों को उन डिजीज से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसका अगर अटैक हो रहा है हम पर तो बिना दवाइयों के भी हमारा बॉडी उससे क्या कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है ना। तो एक्चुअली में वही पावर जो हमारे अंदर है ना, वही पावर जो हमारे अंदर है, जो हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उसी को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है ना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो अगर इम्यूनिटी के टर्म्स में हम लोग जाएंगे तो इम्यूनिटी क्या है भाई? हाँ, इम्यूनिटी किसको बोले हम लोग? अभी क्या बोले मैं? हाँ, कि ये क्या है, हमारी एबिलिटी है ना। इम्यूनिटी इज द ability of an organism to protect against डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज भी बोल सकते हैं, या प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज काउजिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजिन या जो भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। कि हम लोगों को क्या कर रहा है भाई, किस हमारा बॉडी का वो एबिलिटी जो हम लोगों को बहुत तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा है, बीमारी काउजिंग एजेंट से क्या कर रहा है, डिजीज काउजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्यूनिटी। अब देखो, हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं पहले को। ठीक है ना, कुछ टर्म्स जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बहुत सारी बीमारियां होती है और उसके बहुत सारा कारण जो है वो इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में हम लोग, मतलब कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पैथोजेंस भी कह रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं बीमारियों से रिलेटेड। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर एक आया वर्ड क्या कि कुछ बाहर से अंदर आ रहा है। हमारे बॉडी में कुछ बाहर से कोई सबस्टांस है, वो क्या कर रहा है, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, समझो, तुम लोग के पास नोट्स पहुंच जाता है, ठीक है ना, और फोटो क्लिक करने में बहुत तेज हो तुम लोग, तो कर लेना, पर समझो टर्म्स को। ठीक है, वहां पर नहीं जाओ। हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ तो है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हम लोग के बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो फॉरेन सबस्टांस जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है वो पैथोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ एलर्जिक सबस्टांसेस हो सकते हैं, जैसे कि पॉलन हो सकता है, ठीक है, डस्ट हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। जो भी वो फॉरेन सबस्टांस है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, इन द टर्म ऑफ इम्यूनोलॉजी इट इज कॉल्ड एंटीजीन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंटीजीन। ठीक है ना, ये क्या है, फॉरेन सबस्टांस है। ठीक, जो हमारे बॉडी का नहीं है ना, जो हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर से आता है और हमें अफेक्ट करता है, हमें बीमार करता है। तो अब हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हम लोग पहले वो बात करते हैं कि हमारे अंदर की इम्यूनिटी कैसे काम करती है। ठीक है ना। तो अगर कोई एंटीजीन, अब तो वर्ड समझ में आ रहा है, एंटीजीन इज अ फॉरेन सबस्टांस, है ना। वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई एलर्जेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है ना। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारे बॉडी के जितने सेल्स है ना वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये हमारे बॉडी का नहीं है भाई। जैसे आपके घर में कोई बाहर का पर्सन आके अचानक से घुस जाए तो आप लोग अलर्ट हो जाएंगे, हाँ, कि कौन आ गया बाहर से जिसको हम नहीं जानते हैं। क्या हो जाओगे ना अलर्ट कि जिसको हम नहीं जानते हैं कौन आ गया हमारे घर में, तुरंत वैसे ही हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि ये कौन आ गया। ठीक है, और बोलते हैं कि भाई ये तो कोई अचानक से अगर कोई एंटर कर जा रहा है आपके घर में तो आप क्या करोगे, तुरंत चिल्लाना उस पर स्टार्ट करोगे। अगर इंटर कर गया भाई, जिसको आना है वो क्या करेगा, थोड़ा नॉक करके आएगा, एक सलीके से आएगा, तो आप उस पर नहीं चिल्लाओगे। लेकिन अचानक से कोई एंटर कर गया तो हाँ, मारोगे, भगाओगे। तो हमारा बॉडी भी वही करता है, तुरंत क्या करता है, आपके हाथ में जो पकड़ाएगा उसको पकड़ के निकलेंगे मारने के लिए। बस हमारा बॉडी भी क्या करता है, हाँ भाई, अब अलग अलग एंटीजीन्स होते हैं, है ना, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हर के अगेंस्ट में वो अलग क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। मतलब कि टू किल द एंटीजीन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है ना, भाई बाहर का कोई आ गया है तो उसको हम लोगों को क्या कर देना है, भगाना है। और भगाने के लिए किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है हमारा बॉडी। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सब हम लोग देखेंगे, मगर एक मेन टर्म जो है पहले हम लोग को समझना है कि हमारा बॉडी क्या तुरंत प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी। कोई दवाई की जरूरत नहीं है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उस एंटीजीन को क्या करने लगता है, किल कर देता है। ठीक है, उस एंटीजीन को किल कर देता है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, हम लोग वही हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं बचपन से, तो अगर हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो निश्चित सी बात है कि हमारे बॉडी के सेल भी अच्छे से काम नहीं करेंगे। तब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उस एंटीजीन को मारने में असक्षम हो जाए या पूरा ना मार सके। जब तक वो मार रहे तब तक वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाए। इन दैट केस हम लोगों को जरूरत पड़ जाती है दवाइयों की। ठीक है, तो दवाइयों की बात अभी हम लोग बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल एक्चुअली में हमारा इम्यूनिटी काम कैसे करता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक, किसको मारने के लिए, एंटीजीन को मारने के लिए। ठीक है ना। अब ये एंटीबॉडी के बारे में अगर हम लोग यहाँ जिक्र किए ही है तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये वाई शेप्ड होता है। ठीक है, जिसमें दो हैवी चेन्स होते हैं। ठीक है, और दो लाइट चेन होते हैं। ठीक, ऐसा वाई शेप्ड होता है। और यहां पर ये जो आगे वाला एरिया होता है ना, एक्चुअली में ये एरिया होता है एंटीजीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एंटीजीन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये दोनों जो चेन दिख रहे हैं बड़े बड़े, दैट इज हैवी चेन, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दैट इज लाइट चेन। ठीक है, और ये जुड़े रहते हैं सल्फाइड बॉन्ड किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होता है, इसलिए बहुत बार आपको H2L2 लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। अब ये जो साइट है ना, यहाँ पर जो एंटीजीन का बाइंडिंग साइट है, ये जो साइट है यहाँ पर एक्चुअली में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हर एंटीजीन के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अटैक वायरस ने किया है और एंटीबॉडी बैक्टीरिया वाला प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, या ये तो मैं एक बता दी, वायरस से भी तो बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो आपको मान लो कि कोल्ड का वायरस अटैक किया है, ठीक है, या निमोनिया का वायरस अटैक किया है, तो आपको क्या बोलती हूँ मैं, एड्स का वायरस को वो किल नहीं कर पाएगा।
ठीक है ना। हर एक के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। जैसे हम लोगों को बीमारी होती है तो हम लोग एक ही दवा से सारे बीमारियों में ठीक होते हैं क्या? सबके लिए अलग अलग लेना होता है ना। तो वैसे ही हर एंटीजीन का अलग अलग एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। और वो एंटीबॉडी कैसे पता चलता है? क्योंकि उसके बाइंडिंग साइट कुछ उसी की तरह बने होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो एंटीजीन है ना, मान लीजिए कि वो कैसा शेप का है, कुछ ऐसा शेप का है मान लो। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट भी कुछ ऐसा ही होगा कि ये जाकर वहां पर क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए, फिट हो जाए, और वो तुरंत अटैच करता है। और क्या करता है भाई, ये अटैच हो जाएगा फिर यहाँ पर आकर, और ये क्या करेगा, तुरंत उसको किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, वो एंटीबॉडी गया, उसको अटैच किया और क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक, तो इस तरह से नॉर्मल सिस्टम में हमारा जो बॉडी है वो रिएक्ट करता है एंटीजीन के प्रति, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके। ठीक है ना। अगर एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा और बात कर ले तो ये 5 तरीके का होता है। आईजीजी, इम्यूनोग्लोब्युलिन, ठीक है ना, इसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्युलिन भी बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में हम लोग इसको आईजी लिखते हैं। ठीक है ना, एंटीबॉडी को। तो आईजीजी होता है, आईजीए होता है, आईजीएम होता है, आईजीई होता है और आईजीडी होता है। याद करने के तरीके के अनुसार ही मैंने लिख रखा है। क्या दिख रहा है, कुछ खास दिख रहा है? GAMED, गेम्ड, गेम को गेम्ड बना दो, है ना। याद करने में आसानी भैया। एंटीबॉडी कितने टाइप का है? 5 टाइप का होता है। IgG, AMED, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर भी होता है और अलग अलग काम। जैसे ये मोनोमर होते हैं। मोनोमर का मतलब कि ये एक ही होंगे, एक ऐसा ही सिंगल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो IgA होता है ये डाइमर होता है। ठीक है, 2 एंटीबॉडी ना ऐसे जुटे होते हैं, ऐसे। ठीक है, 2 एंटीबॉडी आपस में ऐसे अटैच होते हैं। ये जो होता है वो पेंटामर होता है, मतलब कि 5 एंटीबॉडी क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये आपस में फिर इधर अटैचमेंट बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेंटामर होते हैं। IgE भी मोनोमर होता है और D भी मोनोमर होता है। ठीक है, खासियत क्या है? खासियत सबसे ज्यादा अबाउंडेंट मात्रा में IgG प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। और IgA जो है ये हम लोगों को मदर्स मिल्क से ही मिल जाए, मदर्स मिल्क में मिलेगा। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मदर्स मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ये मदर्स मिल्क में भी होगा, है ना। हमारे सलाइवा में भी होता है। ठीक है, हमारे सलाइवा में भी ये एंटीबॉडी होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि सलाइवा भी क्या रोल प्ले कर रहा है कुछ हम लोग के प्रोटेक्शन में या नहीं कर रहा है ना। और हमारे टीयर्स में भी होता है। ठीक है, हमारी आंसुओं में भी पाया जाता है। IgE जो होता है ना, ये एलर्जी के समय हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, एलर्जी के समय ये रिलीज होता है, जब हम लोगों को कोई चीज से एलर्जी होता है। अभी हम लोग एलर्जी को भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एलर्जी क्या होता है और वो कैसे हम लोग कई बीमारियों से फाइट करता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। हाँ, एंटीबॉडी और एंटीजीन के बारे में इतनी बात समझ में आई। ये बेसिक है कि हमारे बॉडी पर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, जो उस एंटीजीन को जाकर क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है ना। अब हम लोग इम्यूनिटी के टाइप्स वगैरह देखते हैं क्या है ना। तो अब देखो, अब इम्यूनिटी के टर्म्स की ओर हम लोग चलते हैं, ताकि अब इस जो हम लोग पढ़े कि भाई एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो, तो कौन करता है और कितने तरीके का से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है। ठीक है ना, कितने तरीके से काम कर रहा है। अब देखो, जो इम्यूनिटी है ना, ये 2 तरीके की, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड
एक्वायर्ड या इसको अडेप्टिव भी बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी। बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग को जो हमारी इम्यूनिटी बाय बर्थ हम लोग को मिला है, मतलब कि मदर्स के वोम में हम लोग जब थे तब मदर्स के ही ब्लड से हम लोगों को मिल गया है, ठीक है ना? जो हम लोग को मदर्स के ब्लड से ही, हम जब मदर के वॉर्म में थे तभी मिल गया है, मतलब बाय बॉर्न ही हम लोगों के अंदर जो इम्यून पावर मिल गया है हम लोगों को, वो कहलाता है इन्नेट इम्यूनिटी। और जो आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर करते हैं, ठीक है ना, हमारा बॉडी एक्वायर करता है, ठीक है, जो डेवलप होता है आफ्टर बर्थ हमारे अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ या इनबॉर्न है ना, जब हम लोग जन्म ले रहे हैं हमारे अंदर, जब हम लोग इम्यूनिटी के साथ हो रहे हैं, ठीक है। इसमें ये क्या करता है? कंसिस्ट ऑफ 4 बैरियर्स, 4 बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, जो हम लोगों को फॉरेन सब्सटेंस से क्या कर रहे हैं? बचा कर रख रहे हैं। क्या क्या होता है जो बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट, क्या क्या होता है? सबसे पहला क्या होगा? हाँ, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर देखो, हमारा स्किन है क्या? हाँ, बाहर से हम लोग पूरे स्किन से ढके हुए हैं, हाँ है ना, ढके हुए, भाई फिजिकल बैरियर है, कोई भी हम लोग में ऐसे ही आकर अटैक नहीं कर सकता, उसको इस स्किन से पार होना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो फिजिकल बैरियर हमारा स्किन है। और अगर हम लोग मुंह खोले तो अंदर में जितने हमारे ट्रैक्स है सबकी लाइनिंग, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रैक्स है, जो खुले ट्रैक्स है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी जेनिटल ट्रैक हो गया, सबकी एक लाइनिंग है, लाइनिंग स्किन है ना, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये क्या कर रही है? सबसे फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस है ये, ठीक है ना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर तभी कर सकता है जब इस फिजिकल बैरियर को पार करे। तो ये हम लोगों को बाय बर्थ मिल गया है, ठीक है ना, बाय बर्थ मिल गया है। तो हमारा स्किन है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव लिख सकते हो, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, ठीक, एक्सेट्रा, जितने भी ट्रैक्स हैं, है ना, जितने भी ट्रैक्स हैं, ये फिजिकल बैरियर्स हो गए हमारे। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब देखो, जहां जहां हमारे बॉडी में एंट्रेंस का साइट है, स्पेशली कहाँ? हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास, है ना। जैसे कि मुंह खोल रहे हैं हम लोग तो सलाइवा है, अभी हम लोग बात किए थे ना कि सलाइवा में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो मुंह खोल रहे हैं तो सलाइवा है, कुछ भी हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर नहीं जाएगा। सलाइवा क्या करता है? यहाँ मिक्सिंग करता है ना, यहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है मुंह में ही शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो टाइलिन है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ये सलाइवा क्या कर रहा है? यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो रोक रहा है। कुछ मुंह में आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? थूक देते हैं, थूकते हैं ना। अगर कुछ मुंह में कुछ एंटर कर गया तो हम लोग थूक देते हैं, मतलब कि ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ गया। मुंह के अंदर आपके ऐसे ही कोई एंटर नहीं कर सकता। आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, कुछ आंख में पड़ गया तो हाँ आंसू आ जाते हैं, तो टीयर्स भी है। कान के अंदर ईयर वैक्स है, ठीक है, ईयर वैक्स है, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर नाक के ट्रैक में घुसा तो म्यूकस है, ठीक है ना, म्यूकस है। अगर किसी भी हालत में अगर वो हमारे अंदर एंटर कर गया मुंह में, ठीक है, थूकने के बजाय हम लोग निकल गए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो जाकर जब आप स्टमक में जाते हो तो वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो किल करता है जर्म्स को, पढ़ा होगा आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, ये भी क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड आता है सेलुलर बैरियर, ठीक है। अगर एंटर भी कर गया हमारे अंदर तो जो सेलुलर बैरियर है ना, हाँ, हम लोग बचपन से, मतलब बचपन से तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जब आप लोग ब्लड पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब पढ़ा होगा ना। तो आपने पढ़ा होगा कि भाई WBC का फंक्शन है कि वो हम लोग को इम्यूनिटी देता है,
ऐसा पढ़ा होगा ना। तो ये सेलुलर बैरियर जो सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये क्या होते हैं, अभी सारा खेल इसी का है, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें बहुत सारे लिम्फोसाइट्स, बहुत सारे टाइप्स थे, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। मेसोफिल सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी सेल्स होते हैं वो सेलुलर लेवल की क्या करते हैं भाई, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारे सेल तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो फिर इनका काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अगर सेल तक इन्फेक्शन पहुंच गया तो फिर इनका काम स्टार्ट हो जाएगा। और चौथा क्या है, चौथा है साइटोकाइन। काइनिन है कि काइन है, ठीक है, ई बैरियर, साइटोकाइनिन भी होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या हो गया, अब यहाँ पर जब टर्म आता है ना साइटोकाइन, तो एलर्जी का टर्म आता है, ठीक है। एलर्जी का टर्म क्यों आता है, क्योंकि अगर हम लोगों को किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, कुछ खा लिया, कुछ सूंघ लिया, तो हम लोग छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग देखेंगे कहीं ईचिंग शुरू हो जाती है, हाँ, कहीं ईचिंग शुरू हो जाएगी, कहीं रेड रेड पूरा रेडनेस आ जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब अगर कोई सेल ना एलर्जी से इन्फेक्ट हो गया है तो वो सेल क्या करता है, एक हिस्टामाइन केमिकल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हिस्टामाइन केमिकल प्रोड्यूस करता है। और वो हिस्टामाइन केमिकल जो होता है वो क्या करता है, बाकी का सेल इन्फेक्ट ना हो, ठीक है, बाकी का सेल इन्फेक्ट ना हो जाए, पहले वो हिस्टामाइन क्या करेगा, पहले वो अपना सिम्टम्स दिखाएगा। मतलब ये रेडनेस आना और स्वेलिंग होना, फुंसी भी हो जाता है हम लोग को, मच्छर काटता है तो होता है ना, ये रेडनेस आना और स्वेलिंग आना ड्यू टू दिस साइटोकाइन, कि भाई इस एरिया में इन्फेक्शन हो गया है ना। और वो क्या फिर रिलीज करता है, हिस्टामाइन तो रिलीज करता ही है, साथ ही साथ वो एक इंटरफेरोन रिलीज करता है, और वो क्या करता है, बाकी का सेल इन्फेक्ट ना हो उससे उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, कि बाकी का सेल प्रोटेक्ट नहीं हो, इस जितना इन्फेक्टेड एरिया भाई उसी में काम करना, फटाफट फटाफट क्या कर रहा है, वो हिस्टामाइन जो रिलीज कर दिया है। अब एंटी हिस्टामाइन हम लोग अगर दवा ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, तुरंत उसको हटाएगा और ठीक करेगा, ठीक है ना। तो साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर सिक्रीट, ये सिक्रीट करता है केमिकल, जैसे मैंने बोला हिस्टामाइन, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्टेड वंस, ठीक है, जो भी इन्फेक्ट हो गया उससे प्रोटेक्ट करता है। ये हो गई हमारी क्या, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, इन्नेट इम्यूनिटी का बैरियर्स हो गया, जो हम लोगों को बाय बर्थ मिल गया है, ठीक है ना, बाय बर्थ मिल गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है ना। कब एक्टिवेट होती है, आफ्टर बर्थ एक्टिवेटेड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ठीक है। जो इम्यूनिटी हम लोग को आफ्टर बर्थ आ रही है ये हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और दो तरीके की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी ये हुआ कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर इन्फेक्शन तब हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब एंटीबॉडी समझ रहे हैं आप लोग, है ना। और अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं, अलग तरीके से डायरेक्टली डाल दिया गया है आपके बॉडी में एंटीबॉडी को, ठीक है, जो आपने प्रोड्यूस नहीं करा है। हाँ नहीं, अभी वैक्सीन बात करते हैं ना, ठीक है। अब डायरेक्टली एंटीबॉडी आपके बॉडी में वैक्सीन के थ्रू नहीं जाते हैं, ठीक। चलो पहले एक्टिव को कर लेते हैं तब हम लोग पैसिव को करते हैं। वैक्सीन भी एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है, उसमें आपके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी भी ना, पहले लिख देती हूँ, एंटीबॉडी प्रोड्यूस आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन,
बॉडी प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडी को, ठीक है ना। हमारा बॉडी अगर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। अगर बॉडी अपने आप क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हम लोग बाहर से ले रहे हैं, है ना, तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी। मतलब आपके सेल का काम नहीं है इसमें, बाहर से ले लिया आपने, ठीक है ना। तो एंटी एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरीके की, एक क्या नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी लिखेंगे हम लोग उसमें, और एक है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब नेचुरली क्या, पर नेचुरली कोई एंटीबॉडी आया हमारी बॉडी में, अटैक किया, तो हमारे बॉडी ने उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया, ठीक है, वो नेचुरल की बात है, ठीक है ना, वो नेचुरल की बात है कि हमारे बॉडी ने, ठीक है, नेचुरली एंटीजीन अटैक to the body and our body release एंटीबॉडी, ठीक है ना, शॉर्ट लिख दिया मैंने, रिलीज एंटीबॉडी। तब हम लोग इसको क्या बोलते रहे भाई, तब हम लोग इसको क्या बोलते रहे, नेचुरल, है ना, कि जब इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में नेचुरली एंटीबॉडी क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अब आ जाओ आर्टिफिशियल एंटीबॉडी इम्यूनिटी, एक्टिव है पर कैसा है, आर्टिफिशियल। जो एग्जांपल है इसका वैक्सीन। अब देखो वैक्सीन में आप लोग के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं डाला जाता है, ठीक है ना, क्या डालते हैं, पार्ट ऑफ द एंटीजीन, ठीक है। अब वैक्सीन का टर्म समझाने के लिए पहले वैक्सीनेशन ही देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक, एक्चुअली वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन एक टर्म्स है जो आप लोगों को पढ़ना है। वो होता क्या है कि हम लोग अपने बॉडी में क्या करते हैं, जैसे हम लोग को कोई बीमारी, इसकी एक कहानी है, पहले उसको जान लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ से वैक्सीन आया था। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, एक समय था जब चिकन पॉक्स ना, ठीक, पेंडेमिक के रूप में था। पेंडेमिक मतलब क्या होता है, जानलेवा बीमारी, है ना, जैसे भी कोरोना को भी पेंडेमिक वर्ड सुना होगा ना आप लोगों ने। तो एक टाइम था जब क्या था कि ये जो स्मॉल पॉक्स का बीमारी था ना, वो पूरा शहर में फैला हुआ था, हर जगह फैला हुआ था, हर जगह इसके पेशेंट, भाई हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बाहर उस वक्त इतना डेवलप भी नहीं था मेडिकल साइंस, ठीक है ना। तो एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर भी थे, तो ये क्या कर रहे थे भाई, मरीजों की सेवा कर रहे थे और खोज भी करना चाह रहे थे कि उसकी दवाई का कोई दवा नहीं मिल रहा था। तो एक गांव में थे वो उस वक्त, और वो एक गौशाला गए और वहां पर देखा गौशाला में क्या, कि जितने भी लोग हैं वो गौशाला वाले, वो कोई इन्फेक्टेड है ही नहीं, पूरा का पूरा गांव इन्फेक्टेड है, लेकिन वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है। जांच वाच किए तो पता चला कि यहाँ की गायों को कुछ दिन पहले काउ पॉक्स हुआ था, ठीक है, काउ पॉक्स हुआ था और उनकी इन्होंने सेवा की थी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि कुछ तो काउ पॉक्स में कुछ तो आया होगा जो इनके बॉडी में उनकी सेवा करते वक्त इंटर कर गया और जो इनको इम्यून बना दिया, उसके प्रति क्या बना दिया, इम्यून बना दिया, ठीक है ना। अब देखो, तब उन्होंने क्या किया, उनके शरीर से कुछ निकाला टर्म और उसको क्या करा, जो इन्फेक्टेड पर्सन थे उसके बॉडी में डालना शुरू किया, उससे कुछ बनाया, एक दवा बनाई जिसको वैक्सीन कहा उन्होंने, और जब डालना शुरू हुआ तो लोग क्या होने लगे, ठीक होने लगे, ठीक है ना, लोग क्या हुए, ठीक होने लगे। तो एक्चुअली में ये वैक्सीन आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो भाई वैक्सीन की लाइनिंग लगी हुई रहती है ना, जन्म लेते के साथ ये वैक्सीन, 3 महीने में ये, 6 महीने में ये, 9 महीने में ये, सबका अपना अपना टाइमिंग रहता है। एक्चुअली ये वैक्सीन काम कैसे करता है और क्यों डाला जाता है, ठीक है। ये वैक्सीन क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजीन जो हम लोगों को लेस इफेक्ट करता है। ऐसे कोई एंटीजीन नेचुरली करेगा तो हम लोगों को डायरेक्ट इन्फेक्ट करेगा, है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लेस, मतलब कि हार्मफुल एंटीजीन प्रोड्यूस बनाते हैं और उसको अपने बॉडी में पहले ही इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है,
ठीक है। इससे ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई पहली बार कोई एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है, अभी हम लोग देखेंगे कि मेमोरी सेल्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो अब पहली बार कोई चोर एंटर किया, अभी मैं फिर से उस एग्जांपल पे आती हूँ कि पहली बार वो चोर एंटर किया, आपने पूरा डंडा वंडा मार के भगाया उसको। दूसरी बार अगर वो आएगा तो आप क्या करोगे, अगर वो सच में खतरनाक था तो आप तो पहचान जाओगे ना उसको, आपकी मेमोरी में तो वो चला गया ना कि वो आया था एक बार, ठीक है। तो आप उससे, अगर वो बदमाश था तो जितना पहली बार टाइम लगा था आपको भगाने में, उससे जल्दी भगाओगे तुम उसको, भगाओगे ना उससे जल्दी। हाँ, पहली बार जितना टाइम लग गया था, पहले पूछने लगे होंगे पहली बार कि भाई कौन है, अचानक क्यों एंटर करिए, अगली बार पूछोगे ना क्यों एंटर किए, अगली बार पहले डंडा लेके पहले भगा दोगे। तो वैसा ही हमारा बॉडी भी करता है। फर्स्ट टाइम अगर कुछ एंटर कर जाता है ना, तो हमारा बॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है उसको मारने के लिए, और हमारे मेमोरी सेल में उसको स्टोर कर लेता है कि ये वाला एंटीजीन के लिए मैंने क्या किया था, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया था, मतलब ये एंटीजीन आ चुका है हमारी बॉडी में। सेकेंड टाइम अगर वो एंटीजीन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो मेमोरी सेल क्या करता है, बता देता है कि ये पहले से आया हुआ, उसको बहुत जल्दी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसको तुरंत किल करता है। ये सिस्टम हमारे बॉडी में काम करता है। मतलब पहली बार अगर हम लोग कोई एंटीजन हम लोग के अंदर अटैक करेगा तो मे भी हम लोग थोड़ा बीमार पड़ जाए, ठीक है। और धीरे धीरे हमारा जब एंटीबॉडी बन जाएगा बॉडी, तो हो सकता है कि बिना दवाई के भी हम लोग ठीक हो जाए। लेकिन सेकेंड टाइम अगर वही एंटीजन एंटर करता है तो बहुत फास्टली क्या करता है, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी बना करके उसको किल कर देता है। तो ये वैक्सीनेशन जो टर्म आया ना, एक्चुअली में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करना, बेवकूफ बनाना है। बेवकूफ बनाना है ना, कि हमने पहले ही लेस हार्मफुल एंटीजन क्या किया, अपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस हो गया। और आप लोग देखते होंगे जब वैक्सीन पड़ता है बच्चों को तो हल्का फीवर आता है, क्यों आता है भाई, उसका रिएक्शन है ना, लेकिन वो बहुत हार्मफुल नहीं है, इसलिए वो बच्चा इन्फेक्ट नहीं होता है उस बीमारी से, लेकिन उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया बॉडी में। अब नेचुरली कभी वो एंटीजन आपके बॉडी में एंटर करेगा तो उस बॉडी को पहले से ही पता है कि ये वाला एंटीजन तो आ चुका है पहले, तो मुझे कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, और वो तुरंत उसको किल कर देगा। इस तरह से वो बीमारी हम लोग को लाइफ टाइम कभी होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, कुछ ऐसा ढूंढ लिया कि जो बीमारी एक बार होने के बाद हम इम्यून होते है ना, वो हम लोग एक बार भी नहीं होगा हमें। हमारे साइंटिस्ट ने ऐसा सिस्टम ढूंढ लिया, तो वो वैक्सीन होता है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है पहले ही, और उससे पहले ही मतलब आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिए हैं, और क्या हो रहा है भाई, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जा रहा है हमारे बॉडी में। आई बात समझ में, वैक्सीन का टर्म समझ में आया। हाँ, क्या कर रहे हैं, बस अपने बॉडी के सिस्टम को बेवकूफ बनाने के लिए आर्टिफिशियली डाल दे रहे हैं एंटीजन जो लेस हार्मफुल है ना। तो एंटीबॉडी तो हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर दिया। अब कभी दूसरी बार अगर वो एंटीजन एंटर भी करेगा तो हमारे बॉडी को पता है कि कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, वो उसको तुरंत किल करेगा और हम लोग हमारे बीमारी से क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर कभी आपका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है तब हम लोग को वो बीमारी अगर हो भी गई तो भी हम लोग उससे ज्यादा इन्फेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है कि एंटीजन इंजेक्ट टू द बॉडी artificially and then antibody produce, ठीक है। एग्जाम्पल वैक्सीन, ठीक, एग्जाम्पल क्या, वैक्सीन। समझ में आया, ये क्या हो रहा है, नेचुरली अगर कोई एंटीजन अटैक कर रहा है, ठीक है ना, तब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी। अगर वैक्सीन के थ्रू हम लोग इम्यून हो रहे हैं ना इम्यून हम लोग वैक्सीन के थ्रू, तब हम लोग उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरीके की ही है, ठीक, ये भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, यहाँ पर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी लिख सकते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये भी नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी है, और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल क्या,
नेचुरल, ये जैसे हमने क्या किया, मदर्स का मिल्क से ले लिया, नेचुरली ले लिया ना, ठीक है ना। मदर्स के मिल्क से हम लोगों को क्या हो रहा है, अ पर्सन गेन एंटीबॉडी नेचुरली बाय समवन एल्स, किसी से भी हमने का क्या करा है, एंटीबॉडी नेचुरली ले लिया, जैसे कि फ्रॉम मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क से हमने ले लिया है ना। हम लोग जब आफ्टर बर्थ हम लोग मदर का मिल्क ले रहे थे ना, तो मदर के मिल्क से हमने क्या किया, ले लिया भाई, ठीक है ना। ठीक है, और आर्टिफिशियली क्या, आर्टिफिशियली क्या, बहुत सारा ऐसा केस होता है जब हम लोग आर्टिफिशियल एंटीबॉडी क्या करते हैं, लेते हैं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, पर्सन gain antibody artificially in the form of मेडिसिन। कौन सा, कैसा मेडिसिन में हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडी डालते हैं, कैसा मेडिसिन, जैसे कि सांप काट लिया आपको, ठीक है, उस वक्त इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग उसका एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस कर पाए, तो डायरेक्टली दवा के थ्रू एंटीबॉडी डाला जाता है, ठीक है ना। और या फिर कुत्ते ने काट लिया आपको, ठीक, तो डायरेक्टली डालना है, तुरंत डालना है, इंस्टेंट डालना। आपका बॉडी वेट, ऐसा नहीं है कि आपका बॉडी में आप क्या कर रहे हो, दवा डाल रहे हो कि आपका बॉडी फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, तब उसको किल करेगा, तब तक वो मर जाएगा, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या करते हैं, डायरेक्टली मेडिसिन डालते हैं हम लोग एंटीबॉडी फॉर्म में, है ना। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इस तरह का दवाई आता है, उसको डाला जाता है डायरेक्टली, ठीक। फॉर एग्जाम्पल snake biting, at the time of snake biting या फिर डॉग बाइटिंग, ठीक है, गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऐसा मेडिसिन आता है, ठीक है ना, गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। यहाँ तक क्लियर है ना। इम्यूनिटी क्या हुई भाई, हाँ क्या हुआ, इम्यूनिटी क्या हुई, इम्यूनिटी ये हुई कि नेचुरली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारियों से बचने का उपाय कर रहे हैं, है ना। हमारा बॉडी खुद भी रिस्पॉन्स कर रहा है, और अगर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हम लोग उसको करवा रहे हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, ताकि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बचे रहे। तो ये बाय बर्थ भी हम लोगों को मिल जाता है ना, और हम लोग आफ्टर बर्थ भी इसको एक्वायर करते हैं, ठीक। अब बाय बर्थ में हम लोगों ने 4 तरह का बैरियर्स देख लिया, ठीक। एक्वायर्ड में हमने देखा कि 2 टाइप होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्या, जब एंटीबॉडी हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और पैसिव क्या, कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, हम लोग बाहर से ले रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो गया, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी। अगर नेचुरली हमारे बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंटर किया है, तो हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस टाइप का इम्यूनिटी को कहते हैं हम लोग नेचुरल। और आर्टिफिशियल क्या, वैक्सीन। हम लोग आर्टिफिशियली एंटीजीन को हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से पैसिव भी क्या हो गया, पैसिव भी क्या हो गया, ये होगा नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी। अगर हम लोग मदर्स मिल्क से डायरेक्टली ले लेते हैं एंटीबॉडी, है ना, कौन सा एंटीबॉडी था मदर्स मिल्क से, इम्यूनोग्लोबुलिन ए था, हाँ ठीक है, ये बात आप लोगों ने ठीक बोली। मदर्स मिल्क से हम लोग क्या ले रहे हैं, कोलोस्ट्रम, है ना, कोलोस्ट्रम जो येलो मिल्क होता है, मदर का पहला मिल्क, है ना, मदर का जो पहला मिल्क होता है, उसमें भर भर के ये IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो पाया जाता है, और उससे क्या होता है, हम लोग बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन से भी बचते हैं, एलर्जिक भी और बाकी सभी रिएक्शंस भी बनते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में तो मेनली ई काम करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई काम करता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं इम्यूनिटी के। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, 2 है, एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी
ठीक है ना। और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अभी तक आप लोग एंटीबॉडी तो समझ गए है ना, समझ गए ना। ये क्या हुआ एक्चुअली में, ये ह्यूमोरल क्या हुआ, ह्यूमोरल को हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। मतलब क्या कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है, इसका दूसरा नाम है ये, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है ना। अगर हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस तरह का सेल जो इन्वॉल्व है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो इट कम्स अंडर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब वो सेल्स, अब यहाँ पर सेल्स की बात होगी, अब हम लोग आ रहे हैं और अंदर घुस रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग और अभी बाहर से हमने देखा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, एक्टिव ये है, पैसिव ये है, ये बार देखा। अब हम लोग सेल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। सेल्स के अंदर अगर जो सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट कम्स अंडर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि सेल नहीं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। ठीक है, तो जो सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। अभी आपने देखा था WBC में मैंने लिम्फोसाइट्स लिखा था। WBC के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, है ना, बहुत सारे टाइप्स है, जिसमें लिम्फोसाइट्स जो होता है ना, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। उसमें भी कौन, बी लिम्फोसाइट, या हम लोग इसको बी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है ना, या हम लोग इसको टी सेल भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो बी सेल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये जो बी सेल होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक हुआ प्लाज्मा बी सेल और दूसरा हुआ मेमोरी बी सेल। आ गया मेमोरी, है ना। अब ये प्लाज्मा बी सेल्स एक्चुअली में क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है ना। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। और ये मेमोरी बी सेल क्या कर रहा है, एंटीबॉडी, कौन सा एंटीजन में कौन सा एंटीबॉडी बनाया उसको रिमेम्बर करके रख रहा है, ठीक है, ठीक है ना, उसको याद करके रख रहा है। याद भी करना है, अभी मैंने बताया था कि पहली बार कोई एंटीजन एंटर किया तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए हमारा मेमोरी सेल में चला जाता है ना। तो ये क्या कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है कि भाई कौन सा एंटीजन के लिए कौन सा एंटीबॉडी बना था। तो इट मेमोराइज द antibody produced in response to particular, या यहाँ पे it memorize the particular antibody produced in response to particular antigen, ठीक है ना। ये याद करके रख ले रहा है कि भाई ये एंटीजन आया था तो मैंने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया था, वो मेमोरी सेल में स्टोर हो गया। तो भाई टी सेल लिम्फोसाइट्स क्या कर रहा है ना। ऐसे तो टी लिम्फोसाइट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है, पर आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ एक ही के बारे में पढ़ रहा है। फिर भी मैं आपको 2-3 ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो एक क्या पढ़ना है आपको, हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल खुद तो नहीं प्रोड्यूस करता है ना, मगर बिना इसके वो बी प्लाज्मा बी सेल प्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो हेल्पर टी सेल है ये इंड्यूस करता है बी सेल को कि जाकर क्या करो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। मतलब अगर ये सिग्नल नहीं भेजेगा तो वो इंड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये खुद तो काम नहीं कर रहा है लेकिन करवा रहा है, हेल्प कर रहा है उसको
एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। इट हेल्प्स द प्लाज्मा बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है ना, ये हेल्प करता है, ठीक। फिर इसके बाद आपका किलर टी सेल भी आता है जो डायरेक्टली सेल को ही किल्ड कर देता है, ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारा डिटेल है। फिर साइटोकाइन वाला भी आता है शायद, उसमें उतना आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बस आप लोग हेल्पर टी सेल के बारे में, एक किलर टी सेल होता है वो जान जाइए, बाकी का हम लोग नहीं देखेंगे। एक किलर टी सेल भी होता है, ठीक है। सेल अगर पूरा इन्फेक्टेड हुआ है तो उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, हटा देगा, ठीक है। अब देखो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इतना आसान नहीं कि बस केवल काम कर दिए हैं कि भाई इसको इंड्यूस करवा दिए हैं एंटीबॉडी, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, सिग्नल वही देगा, है ना। आपने ग्राफ्ट रिजेक्शन पढ़ा होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन सुना होगा। जब हम लोग कभी हम लोग बहुत बीमार हो गए, हमारा कोई ऑर्गन खराब हो गया, है ना, कभी किडनी खराब हो गई, कभी लंग्स खराब हो गया, तो एक ऑप्शन है ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, तो आपने सुना होगा भाई कोई भी किसी को ब्लड मतलब कि अपने ऑर्गन ट्रांसफर नहीं कर दे सकता, उसके लिए बहुत मैचिंग करवाई जाती है। तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग करवाई जाती है, उसके बाद बहुत सारे सेल्स की मैचिंग कराई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो टी सेल है ना हमारा, ये जो टी सेल है हमारा, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करता है। मतलब ये समझता है कि ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके प्रति वो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको किल करेगा, है ना। क्योंकि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, हमारा बॉडी जान रहा है कि क्या हमारे बॉडी का पार्ट है, क्या हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है। एक छोटा सा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो वो छोड़ता नहीं है, तो इतना बड़ा ऑर्गन एंटर करेगा तो वो छोड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये जो हेल्पर टी सेल है ना, ये क्या कर रहा है, यहाँ किलर नहीं करता है इसलिए इसको हटा दे रही हूं मैं, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि आपकी बॉडी में अगर दूसरा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो ज्यादा चांस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो कौन करेगा रिजेक्ट, टी सेल, ठीक है, कि ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है। तो जिसका भी इस तरह से होता है तो उसको क्या किया जाता है, इस सेल को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। मतलब दवाइयां ऐसी दी जाती है कि उनका ये टी सेल जो है वो काम उस एरिया का ना करे, सप्रेस कर देता है। और इवन उस पर्सन को लाइफ टाइम इस सप्रेसर की दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है वो ऑर्गन, ठीक है ना। तो उस पर्सन को लाइफ टाइम इस सप्रेसर की दवा लेनी पड़ती है कि टी सेल वाला जो क्या करे, उसको सप्रेस करके रखे, नहीं तो वो तुरंत उसको जानेगा कि वो दूसरे का पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है, उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट करता है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में इतनी। चलो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं एलर्जी के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आया है ना, क्लियर है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगर वैसे पढ़ेंगे डायरेक्टली सोचेंगे कि एक्टिव पैसिव हम लोग को समझ में आ जाए, नहीं आएगा, कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए समझना है। ये जो एरो बनाकर समझाती हूं मैं, ये आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बनाइएगा। मैं तो नोट्स आप लोग को नॉर्मल लिख के भेज देती हूँ, लेकिन जो यहाँ बनाते हैं वही फ्रूटफुल है। भले ही कंटेंट वहां लिखा हुआ आपको ज्यादा मिलता है ना, लेकिन ये आप लोग को, मैं अब एग्जाम में आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप बहुत चीजों को लिखें, है ना, ये इंडिकेशन है। मैं बोलती हूँ ना कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं कॉपी को, इस पर नंबर मिलता है आपको। तो यहां पर मैंने बहुत सारे लाइंस नहीं लिखे, लेकिन फिर भी हर चीज लिख दिया, लिखा ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो आप लोग को नोट्स चाहे जैसा भी जाए, लेकिन आप लोग एग्जाम की कॉपी ऐसा ही लिखेंगे, समझ गए ना। आप लोग एग्जाम की कॉपी ऐसा ही लिखेंगे, ठीक। फिर ऐसे लिखने के लिए फिर हैंड रिटन नोट्स जो होता है ना वही सही रहता है। लेकिन इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको लिखना कैसे है हर चीज को, ताकि हर चीज आपको याद करने में भी आसानी है इससे, है ना। इस तरह से लिख के आपको याद भी कर लेंगे आप लोग आसान से, और उतना आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको याद करना भी आसान है और लिखना भी आसान है। चलो अब बात करते हैं एलर्जी की।
अब एलर्जी क्या है? एलर्जी क्या होता है? हाँ, कभी छींक आ जाता है, कभी हम लोग खांसने लगते हैं, कहीं ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, कहीं पूरा ही बॉडी में कुछ रेडनेस नजर आने लगता है। कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस से, सबसे नहीं, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस से हमारा बॉडी क्या होता है, अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता ना, रिएक्ट करता है। ठीक है ना, जैसे अचानक डस्ट हुआ तो हम लोग खांसना शुरू कर दिए, हो सकता है हम लोग को बार बार छींक आने शुरू हो, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं कि एलर्जी। तो हर पर्सन को हर चीज से एलर्जी नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, अपना अपना इम्यून सिस्टम हमारा जैसा है ना, हम वैसा ही रिएक्ट करेंगे। किसी किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है, ठीक, किसी को हो सकता है कुछ खाने से एलर्जी हो, खाना से भी एलर्जी होता है। किसी किसी को कुछ जैसे पॉलन से, पॉलन मतलब हम लोग बहुत सारे, हम लोग पॉलन तो जानते हैं ना क्या होता है, ठीक है, तो फूल सूंघ रही है हम लोग और छींकना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो पॉलन से भी हम लोगों को एलर्जी हो सकता है, या कोई भी सब्सटेंस से हम लोगों को एलर्जी हो सकता है। मतलब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस से हम लोग क्या करें, रिएक्ट करने लगे, तो हम लोग उसको कहते हैं क्या, एलर्जी। ठीक है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एलर्जी। तो ये एलर्जी में कौन सा सेल काम कर रहा है, वो भी WBC का एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्ट सेल। मस्त मस्ट बोला जाता है, याद करने के लिए, भाई मस्त सेल है ये, ठीक है ना। मस्ट सेल इज अ पार्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं, WBC भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये मस्ट सेल जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब कि इसी सेल से क्या हो रहा है, रिलीज होता है हिस्टामाइन। अभी हम लोग बात किए थे, अभी हम लोग बात कर लिए हैं, ये सब किए है ना, हिस्टामाइन और एक सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन ये रिलीज करता है मस्ट सेल, ठीक। और आप लोग को भी मैंने बताया कि ये जो मस्ट सेल है और जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन ऐसे जो केमिकल रिलीज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पूरे एरिया के आसपास पूरा रेडनेस बना दे रहा है, ठीक है। अब उससे हम लोगों को क्या शुरू हो गया, ईचिंग शुरू हो गई, या हम लोग खांसने लगे, या हम लोग छींकने लगे, किसी ना किसी तरह से हम लोग का रिएक्शन दिखने लगा कि हम लोग को एलर्जी हो गई है, ठीक है ना, हम लोग को एलर्जी हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलर्जी हो जाएगा तो क्या करेंगे, हाँ, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेंगे, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेंगे, लेंगे ना, लेते हैं ना हम लोग। उस पर्टिकुलर क्या बोल रहे हैं, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, एंटी हिस्टामाइन, फिर कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं वो भी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एड्रेनालिन ये तो हार्मोन होता है, हाँ, उसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं, इसको खत्म करने के लिए, इस एलर्जी को खत्म करने के लिए। अच्छा, ये मस्ट सेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये मस्ट सेल प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, बोन मैरो में, बोन मैरो, देखो यहाँ पर भी ये टर्म मुझे बताना चाहिए था। ये बी सेल्स भी कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में, खैर अभी हम बताते हैं, ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये टी सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, अब ये बोन मैरो क्या होता है, हाँ, हड्डियों के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज है ना, उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो, ठीक। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें उतना पढ़ना है। आगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन तो समझ में आ गया, हाँ, इम्यूनाइजेशन उसी को कहते हैं, वैक्सीन देने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब इम्यूनाइजेशन जो होता है वो एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ एक्टिव और पैसिव हम लोग देखे ना, कि एंटीबॉडी खुद अगर प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी कर रहा है, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन,
ठीक, जैसे वैक्सीन डाल दिए और क्या हो रहा है, एंटीबॉडी खुद प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहलाएगा। और अगर हम लोग डायरेक्टली रह रहे हैं, जैसे मेडिसिन लिया था स्नेक बाइटिंग में, डॉग बाइटिंग में, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू अगर एंटीबॉडी को अपने बॉडी में डाल ले रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है ना, आर्टिफिशियली अगर कुछ काम हो रहा है, ये जो वैक्सीनेशन है वो सब किसका पार्ट है, आर्टिफिशियल। तो दोनों ही आर्टिफिशियल में, जो एक्टिव एंड पैसिव दोनों में ही आर्टिफिशियल जो चल रहा था, ठीक है ना, वो क्या था, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस इम्यूनिटी में कौन कौन से ऑर्गन जो है ना इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्या पार्ट है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम का। तो इम्यूनिटी का पहला काम क्या है, अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो पहला काम क्या है, एंटीजीन को क्या करना, पहले पहचान लो, ठीक है, और उसको मारने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, और तीसरा काम क्या, उसको याद करके रख लो। यही मेन काम है, एंटीजीन को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसके अगेंस्ट में बिल्कुल स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, और तीसरा काम है उसको ये मेमोरी में याद करके रख लीजिए कि अगली बार जब आए तो कौन सा एंटीबॉडी आपको प्रोड्यूस करना है। ये इसके मेन फंक्शन है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, अभी पार्ट्स में हम लोग चलते हैं। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें जो अब इसके पार्ट्स क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। अब ये लिम्फ मालूम है आप लोगों को क्या होता है, लिम्फैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ क्या बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। एक सिस्टम तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड वेसल्स है, पूरा नेटवर्क है हमारी बॉडी में, और साथ ही साथ लिम्फ वेसल्स का, लिम्फेटिक का भी एक पूरा क्या है, नेटवर्क है हमारे बॉडी में। ठीक है, जो WBC है वो हमारे ब्लड सेल्स में भले ही रह रहा है, लेकिन वो प्रोड्यूस किधर से हो रहा है, और वो क्या करता है, उसका इरेगुलर शेप होता है, WBC का ना इरेगुलर शेप होता है, वो लिम्फ से ब्लड से लिम्फ में ट्रांसफर होते हुए काम करता है। तो जो एक्चुअली में इम्यूनिटी देने वाला पार्ट है ना, वो लिम्फोइड्स वाला पार्ट है। तो ये तो सबसे पहले लिम्फोसाइट्स हम लोग देख लिए, T सेल B सेल देखा ना हमने, T सेल B सेल देख लिया। ठीक है, इसका सारा फंक्शन हमने देखा कि T सेल क्या कर रहा है और B सेल क्या कर रहा है, सब कुछ हम लोग देख लिए कि भाई जो B सेल है, T सेल इंड्यूस करता है B सेल को एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और दूसरा क्या है, लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं ना, ये हमारे जितने भी ट्रैक की लाइनिंग है, ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं जो ये टिश्यूज है। ठीक है, ये ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे, है ना, जो भी ट्रैक है हम लोग का, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, सबकी लाइनिंग में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा आ गया हमारा लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन में जो पहला ऑर्गन है वो है बोन मैरो। क्यों कि भाई यहीं पर हम लोगों का क्या हो रहा है, ये B सेल प्रोड्यूस हो रहा है और मैच्योर भी हो रहा है। ठीक है ना, ये B सेल प्रोड्यूस भी हो रहा है और मैच्योर भी हो रहा है। दूसरा है क्या, थाइमस। यहां पर T सेल, थाइमस क्या होता है, हाँ थाइमस ऑर्गन है, देखो यहां मैंने ऑर्गन लिखा है, थाइमस ऑर्गन है जो यहां पर प्रेजेंट होता है हार्ट के पास में। ठीक है ना, ये हमारे T सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मैच्योर्ड कर रहा है। बी देखो, कुछ T सेल जो है ना वो बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मैच्योर होते हैं जाकर थाइमस में। ठीक है, तो अब मेन रोल तो यही लोग का है ना, जो अंदर की बात तो यही है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं, कि पहले तो ये काम करेंगे, लेकिन इनके पीछे से भी कुछ लोग काम करते रहते हैं। कौन काम करते रहता है, जैसे कि स्प्लीन, ठीक है, टॉन्सिल नाम सुने होंगे,
हाँ, टॉन्सिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड, और चौथा क्या, चौथा क्या, पेयर पैचेस। और कुछ है, पेयर पैचेस, और कुछ है, TCH। चलो इतना ही, ये है सेकेंडरी, बता रही हूँ, लिम्फॉइड ऑर्गन। हड़बड़ाओ मत ज्यादा। अब ये जो स्प्लीन है ना, आरबीसी यही बनता है, ठीक है ना। हमारे स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है भाई, आरबीसी का फॉर्मेशन भी यही होता है और आरबीसी जाके मरता भी यहीं पर है, ठीक है ना। तो इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है क्योंकि यहीं पर आरबीसी प्रोड्यूस होती है, और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है क्योंकि मरता भी यहीं पर जाकर है। और आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज, 120 दिन सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है। पर यहाँ हम लोग आरबीसी की बात क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, स्प्लीन यहीं पर क्या करता है, ब्लड फिल्टरेशन का साइट है। कहाँ, ये भी एक ऑर्गन है जो हम लोगों के स्टमक के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के पास प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड को फिल्टर्ड करते रहता है, मतलब डब्ल्यूबीसी भी फिल्टर्ड हो रहे होंगे ना यहाँ पे, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पर क्या होते हैं, फिल्टर्ड होते रहते हैं। टॉन्सिल ये हमारे गले में प्रेजेंट है, थ्रोट में यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी गला दुखने लगता है, हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये टॉन्सिल्स भी किसके ऑर्गन है, हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम के ही ऑर्गन है। कि अगर मुंह से आपके कुछ जा रहा है, कुछ फॉरेन सब्सटेंस, तो उसको वहां पर क्या कर ले रहा है, ये रोक ले रहा है, वो इन्फेक्ट हो जा रहा है। बाद में कुछ दवाइयों के थ्रू हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो टॉन्सिल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या, इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो भी ये क्या कर ले रहा है, ट्रैप कर ले रहा है, किसको, ट्रैप, एंटीजीन में लिख देती हूँ डायरेक्टली, यहाँ कोई भी पैथोजन इंटर किया तो उसको ट्रैप कर ले रहा है। लिम्फॉइड नोड, ये जो पूरा लिम्फ सिस्टम है हमारे बॉडी में, तो जगह जगह पे छोटे छोटे नोड्स बने हुए हैं, ठीक है। लिम्फ जो टिश्यूज है ना, वो क्या बनाए हुए हैं, छोटे छोटे नोड्स बनाए हुए हैं। थोड़ा नोड्स किसको बोलते हैं, जैसे कि ये आ रहा है और ऐसे बन गए, थोड़े से कहीं ऐसे फूल गया, यहाँ पर हो गया, तो ये इसको नोड्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स कहते हैं। तो ये नोड्स जो है, लिम्फॉइड लिम्फ नोड्स जो है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, लिम्फ सिस्टम में, मतलब कि ये हमारा इम्यून सिस्टम है, क्योंकि इसी से गुजर रहा है ना सारा डब्ल्यूबीसी, जितने भी लिम्फ सेल्स है सब इसी से गुजर रहे हैं। तो ये भी इसमें क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। और फिर है पेयर पैचेस, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, और यहीं पर क्या है, अपेंडिक्स भी है ना, तो अलग नहीं है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ ऐसा जर्म्स चला गया है जो आपको इन्फेक्ट करेगा, तो उसको मारेगा कौन, ये पेयर पैचेस जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसको जाकर वहां पर किल कर देगा। लिम्फ नोड में कुछ पहुंच गया है तो लिम्फ नोड मार देगा, ठीक है ना। टॉन्सिल में पहुंचा हुआ है, उसको वहीं रोक देगा। स्प्लीन में गया है तो वो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है लगा डायरेक्टली। तो ये लोग भी हमारे इम्यून सिस्टम में क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये तो कर ही रहा है। ये दोनों बी सेल टी सेल इधर ही बन रहे हैं, बोन मैरो में ही बन रहे हैं, यहाँ पर जाकर मैच्योर्ड हो रहा है टी सेल, ठीक है ना। तो यहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, इम्यून सिस्टम।